पार्ट 3 वाहरे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। पूंजीवादी पूंजीवाद को मानने वाला, समाजवादी समाजवाद को मानने वाला। पूंजीवाद कैपिटलिस्ट, समाजवाद, सोशलिस्ट। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। जोश, उत्साह, आवेश। या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। विरोधी वह जिससे शत्रुता हो, घृणा, नफरत। भिड़े, भिड़े यहाँ पर उसकी क्रिया होगी भिड़ना अर्थात टकराना। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। खामखा, अनायास। टांग अड़ाई, टांग अड़ाना मुहावरा है, बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। इंसानियत, मानवीयता। इंसानियत, मानवीयता, ह्यूमैनिटी। एक दिन लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे तो सामने से एक कार आ रही थी और भाषण के प्रभाव से लेखक इतने अधिक जोश में थे कि उन्हें कार को देखकर बहुत अधिक गुस्सा आया। वे निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सके और अचानक से उनकी साइकिल और कार में विरोधियों के समान एक टकराव हुआ और वे आपस में भिड़ गए। फलस्वरूप लेखक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेखक की टांग टूट गई। लेकिन कहा जाता है कि आज भी दुनिया में इंसानियत कायम है। इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। ओके ना? मुहावरा टांग अड़ाना, बाधा डालना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। विरोधी शब्द है पूंजीवाद, समाजवाद। पूंजीवाद, समाजवाद या पूंजीवादी, समाजवादी। आँख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। इर्द गिर्द, आस पास परिचित, जाना पहचाना हुआ, अपरिचित, अजनबी। उत्सुकता, अधीरता या बेचैनी। कराहते, उसकी क्रिया है कराहना। कराहना, दबी आवाज़ का रोना। सार्वजनिक, साधारण। एक्सीडेंट, दुर्घटना। होश, चेतना, सेंसेस।
सही सलामत, भला चंगा, सुरक्षित। रेत, बालू, सैंड, ख्याल, ध्यान, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, सोल, मिलन, मिलाप या मिलने की क्रिया। कांप उठना मुहावरा है जिसका अर्थ है भयभीत होना। विरोधी शब्द है परिचित, उसका विरोधी होगा अपरिचित। लेखक की आंख खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। आसपास देखने पर लेखक को कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजान चेहरे खड़े नजर आए। आंख खुलते ही जब लेखक की आंख खुली तो यह देखते ही जो जाने अनजाने चेहरे थे उनमें एक अधीरता, बेचैनी दौड़ गई और लेखक ने उनसे कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो किसी ने बताया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। उन परिचित अपरिचित चेहरों में से एक चेहरे ने इतनी तेजी से जवाब दिया कि लेखक को लगा कि वो लेखक के होश में आने तक वह इसीलिए रुका था कि उनको जानकारी दे सके। अब लेखक अपनी टांगों की ओर जब देखते हैं तो उनकी एक टांग सही सलामत थी, सुरक्षित थी, लेकिन जो दूसरी टांग थी वह रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी रेत की थैली लटकाकर एक तरह से टूटी हुई टांग को फिर से इस तरीके से जोड़ने की एक पद्धति है यह। तब लेखक के दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक कांप उठा। क्यों? क्योंकि आजकल हम सार्वजनिक अस्पतालों की हालत देखते ही हैं, यानी सरकारी अस्पतालों की हालत देखते ही हैं कि किस प्रकार से अव्यवस्थित होते हैं, मरीज़ इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कि मरीज़ों का ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाता। तो यह सारी बातें लेखक के दिमाग में एक तरह से कौंध रही थी, जिसके कारण क्या हो गया कि लेखक घबराने लगा, डर गया, भयभीत हो गया। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसमें सार्वजनिक शब्द जुड़ जाए तो भाई वो अपने आप में और अधिक खतरनाक हो जाता है। तब लेखक को लगा अब तो मैं बिल्कुल नहीं बच सकता, मेरी आत्मा का तो परमात्मा से मिलन होना निश्चित है। अब लेखक को लगने लगा कि उनकी टांग टूटना एकमात्र घटना नहीं थी, घटना तो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना उनके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना थी। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, अब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दुर्घटना का अर्थ है विपत्ति, फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति। अब जब लेखक को लगने लगा कि अब मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन तो
निश्चित है। यह विचार अब उन्हें डराने लगा, लेकिन टांग से ज़्यादा अब उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि अब उन्हें हमदर्दी जताने के लिए लोग मिलने आएंगे। वे मिलने जुलने वाले लोग इतने अधिक होते हैं कि कभी कभी तो लोग मरीज को परेशान कर देते हैं। अस्पताल में मरीज किस लिए भर्ती होता है कि भाई बीमारी से वह जूझ रहा है, उसका इलाज किया जाए, थोड़ा उसे आराम मिल जाए, इस बात के लिए भर्ती होता है। लेकिन निरंतर लोग मरीज को देखने आते हैं, जिससे क्या होता है कि मरीज को किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लोगों की वजह से परेशान होकर मरीज को किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिलता है, जो कि मरीज की एक खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है। जनरल वार्ड साधारण वार्ड, जिसमें कि कम से कम 5 से 6 बेड होते हैं, जहाँ पर 5 से 6 मरीजों का इलाज एक साथ होता है। जो परिचित लोग रहते हैं वह मिलते जुलते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित समय होता है कि भाई एक निश्चित समय पर आकर आप मरीज को देख पाएंगे। लेकिन प्राइवेट वार्ड में तो एक खुला निमंत्रण होता है, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, बंधन मर्यादा, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। यानी लेखक कहते हैं कि प्राइवेट वार्ड में तो किसी को किसी प्रकार का समय का बंधन ही नहीं होता है। मरीज को कोई भी किसी भी समय आकर देख कर जा सकता है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, यानी बदले का बदला किसी एक प्रकार से, अगर किसी के लिए आप शत्रुता निभाते हो तो शत्रुता निभाना, या किसी के लिए आप एक तरह से किसी की मदद करते हो तो मदद के बदले मदद देना। तो हमदर्दी सहानुभूति के बदले सहानुभूति देना। मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए, यानी लेखक से मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग पहले कभी टूटी होगी, या तो लेखक उनसे कभी मिलने गए होंगे। यानी एक तरह से लोग शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब लेखक हमें देखने अस्पताल में आए थे, तो भाई अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अस्पताल में देखने के लिए जाएं। उनकी टांग टूट गई है, इस प्रकार से हम भी उनका एहसान चुका दें। तो और जो देखने आते थे, तब मुझे ऐसा लगता था कि उनकी हमदर्दी में, उनकी सहानुभूति में भी एक बात छुपी हुई रहती थी कि देख बेटा, कभी तू हमें देखने आता था और अब वक्त तेरा है कि अब हम तुझे देखने आए हैं। इसलिए वक्त सभी का आता है, सभी बीमार पड़ते हैं और सभी अस्पताल में जाते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, हिंदी में उसका अर्थ है दुनियादारी। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे
चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। फुर्सत खाली समय फुर्सत खाली समय चिड़ियाघर जहाँ पशु पक्षियों के रहने का स्थान। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। दवा, औषधि, मेडिसिन, शीशी, बोतल के आकार का छोटा सा पात्र। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, घूरा, घूरना, एकटक देखना। भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब लेखक बताते हैं कि मोहल्ले वाले तो खाली समय के अनुसार मरीज को देखने आते हैं। ऐसे ही एक दिन हमारे मोहल्ले की सोनाबाई जब अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में मुझे देखने आई तो मुझे लगा कि आज मेरी टांग टूटने से भी ज़्यादा कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। अस्पताल के कमरे में आते ही सोनाबाई ने लेखक की ओर इशारा करते हुए अपने बच्चों को कहा, ये देखो चाचा जी। तब लेखक को लगा कि जैसे वह चिड़ियाघर में रहने वाले कोई प्राणी हैं और सोनाबाई आज अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने के लिए लेकर आई है। और वाकई में बच्चों ने अस्पताल को वही समझा और कुछ ही पलों में धमाचौकड़ी करने लगे। एक लड़का कुर्सी पे चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर चढ़ा और सोनाबाई की छोटी लड़की ने तो दवा की शीशी लेकर यूं डांस करने लगी और एक लड़का लेखक की टांग के साथ जो रेत की थैली लटकी हुई थी उसी पर ही अपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। लेखक इसके पहले मना करते, तब से क्या हुआ कि सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी को पटक दिया। अब सोनाबाई ने शायद औपचारिकता निभाते हुए लड़की को यूं घूरा और फिर मेरी तरफ यानी कि लेखक की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना तो शुभ होता है। यानी जैसे आज ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी टांगें ठीक हो जाएंगी और मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी सोनाबाई वहाँ 2 घंटे तक रुकी रही और लेखक सोचने लगा कि कब यह जाएगी और कब मेरे अंदर की बेचैनी समाप्त होगी, क्योंकि लेखक पूरी तरह से भीतर से कांप उठा था। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। छाती, चेस्ट, सीना, औंधा, उल्टा, और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। सत्यानाश, सर्वनाश। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे।
इस संसार में औपचारिकता निभाने वाले एक से बढ़कर एक होते हैं। अब लेखक के पास एक रिश्तेदार पहुंचे। अब यहाँ पर वह रिश्तेदार जब टैक्सी से उतरा और उतरते ही वह अस्पताल के कमरे में पहुंचा जहाँ पर लेखक पहले अपनी टांग टूटने के कारण एडमिट हुए थे। अब वह आदमी आकर सीधा लेखक की छाती पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कार वालों को एक तरह से बद्दुआएं देने लगा। जब थोड़ी देर रोते रोते वह शांत हो गया तब उसने अपना चेहरा लेखक की छाती पर से उठाया और जब लेखक की ओर उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह किसी गलत कमरे में आया है और वह लेखक से माफ़ी मांगते हुए उस कमरे से बाहर चला गया। लेकिन लेखक को उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आने लगा। क्यों? क्योंकि पत्नी ने सोचा कि यह शायद मेरा रिश्तेदार है और इसके चक्कर में पत्नी ने क्या किया कि उस व्यक्ति का जो भी किराया था टैक्सी का वह लेखक की पत्नी ने वो टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो यह देखकर लेखक को और अधिक गुस्सा आने लगा था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी अर्थहीन। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ लेखक का कहने का मतलब है कि बिना सुनाए नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त कार्यरत। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। झोले से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अब लेखक बताते हैं कि हमदर्दी जताने वाले लोग में वे लोग भी आते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्हें देखना भी नहीं चाहते। ऐसे ही लेखक के शहर के एक कवि थे श्री लपकानंद जी, और उनकी बेतुकी कविताओं से पूरा शहर परेशान था। यहाँ तक कि लेखक भी परेशान थे और वे ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे कि भाई मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, भगवान न करे वो मुझे देखने आ जाएं। लेकिन एक दिन ऐसे ही हुआ, वह अपने कवि सम्मेलनों से फुर्सत निकालकर लेखक को देखने के लिए पहुंच ही गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने आखिर वही किया जिसका लेखक को डर था। अपनी डायरी में से फिर से एक अर्थहीन कविता निकाली और लेखक को सुना डाली। यह सुनने के बाद लेखक को और भी बेचैनी होने लगी। तब लेखक ने कहा कि भाई जल्दी जल्दी इन्हें चाय पिलाऊं और यहाँ से विदा करूं। तो ऐसे तैसे भाई उन्होंने कवि को चाय पिलाई और उन्हें विदा किया और वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, अगर कभी तुम मुझे दुर्घटनाग्रस्त करोगे तो कम से कम ऐसी जगह करना जहाँ पर अनजान लोग हों जो कि मुझे मिलने के लिए न आए। क्यों? क्योंकि ये हमदर्दी जताने वाले लोग बहुत ही बेदर्द होते हैं।
उन्हें किसी के भी दर्द का कोई ख्याल नहीं होता है, मरीज के आराम का कोई ख्याल नहीं होता है। वे सिर्फ अपनी औपचारिकता ही निभाने के लिए आते हैं और एक दिखावा ही करते हैं।